अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। जिस तरह के हम जीटी पढ़ रहे हैं, जीटी में हम धीरे धीरे एलिमेंट्री कैनाल के साथ नीचे आ रहे हैं। हमने स्टमक देखा, लास्ट टाइम में हमने पेंक्रियाज देखा। पेंक्रियाज के बारे में, उसके एंजाइम्स के बारे में आपने भी देखा। तो अब हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कुछ टॉपिक हैं: फंक्शनल एनाटमी, विलाई और ग्लैंड्स, properties and composition of success entericus, functions of small intestine, ये सब आज हम देखेंगे। चले स्टार्ट लेते हैं, बिस्मिल्लाह। फंक्शनल एनाटमी में अगर हम बात करें कि मतलब ये कहाँ पर है और कैसे काम करती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ पार्ट ऑफ GI tract, gastrointestinal tract, extending between the pyloric sphincter of stomach and ileocecal wall। अब अगर आपको हमारे स्टमक याद हो तो मैंने आपको कार्डिक और पाइलोरिक स्फिंक्टर के बारे में बताया था। जो एंड पॉइंट है हमारे स्टमक का वो हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर है, और इसी तरह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड पॉइंट, जिसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में शामिल हो जाता है, इलियोसिकल वॉल है, which opens into the large intestine. It is called small intestine because of its smaller diameter. इसको ये जो स्मॉल कहते हैं ना, ये इसके साइज की वजह से नहीं, इसके डायमीटर की वजह से कहते हैं। इसका डायमीटर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की निस्बत काफ़ी छोटा होता है, तो इसी वजह से हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। Although compared to the large intestine, but it's longer. Although it is longer than large intestine, its length is about 6 meter. Wow, काफ़ी बड़ी नहीं है? 6 मीटर आप इमेजिन करें तो ये काफ़ी लेंथ होती है। और इसी लेंथ के फिर एडवांटेज भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारा सरफेस एरिया मिल जाता है फॉर एब्जॉर्प्शन वगैरह। ठीक है, तो इसको हम स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डायमीटर लार्ज इंटेस्टाइन की निस्बत स्मॉल होता है, बट लेंथ में ये बहुत बड़ी है, 6 मीटर तक ही है। Important function of small intestine is absorption. Absorption सबसे important function है। Maximum absorption of digested food product take place in the small intestine. Small intestine में सारी absorption तकरीबन होती है, और इसके हमने पार्ट बनाए हुए हैं। Small intestine consists of 3 portions. तो हमारे जो 6 मीटर का एरिया है ये 3 हिस्सों में तकसीम है। सबसे पहले हिस्से को, प्रॉक्सिमल पार्ट को हम ड्यूडेनम कहते हैं, और बीच के पार्ट को हम जीजिनम कहते हैं, और लास्ट वाले पार्ट को हम इलियम कहते हैं। अगर हम इन तीनों की लेंथ की बात करें तो ड्यूडेनम जो है वो सबसे स्मॉलर हिस्सा है और इलियम सबसे लार्जर हिस्सा है। इसकी अगर हम बात करें तो ये कुछ 1 से 1.5 फीट या हम कहेंगे 1 से 2 फीट तक होता है। मिडिल पार्ट इसका 2.5 मीटर और लास्ट पार्ट इसका तकरीबन 3 मीटर तक तो होता है। यानी ये 0.5 मीटर, ये 2.5 और ये 3 मीटर तक होता है। तो इस तरह ये टोटल 6 मीटर का बन जाता है। स्मॉलेस्ट इज दिस वन यानी ड्यूडेनम, एंड लार्जेस्ट इज इलियम। सही है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लेयर्स की बात करें तो जिस तरह मैंने कहा कि हमारी जो पूरी GIT है वो तकरीबन 4 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। तो यहाँ पर भी वही बात है, यानी हमारा एपिथेलियम वाला म्यूकोसा है, सही है। उसके ऊपर की लेयर हमारा सब म्यूकोसा है। फिर हमारी मस्कुलर लेयर आती है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं इसमें। उसके बाद है हमारी सिरोसा, कनेक्टिव टिश्यू वाली बात, जिसमें हमारे ब्लड वेसल्स वगैरह मौजूद हैं। तो एक बार फिर से हम बात करते हैं इसकी लेयर्स की। पहले ओवरव्यू था। पहली लेयर अंदर से हमारी म्यूकोसा है जिसमें एपिथेलियम है और हमारे वो सेल्स हैं और जो मेन अपना काम करते हैं,
यानी एब्जॉर्प्शन व डाइजेशन वगैरह जो भी है वो यहाँ पर होता है। उसके बाद है सब म्यूकोसा, यानी म्यूकोसा के नीचे की लेयर ये मौजूद है, सही है। और उसके ऊपर है हमारी मस्कुलर लेयर जिसमें दो किस्म के मसल्स मौजूद है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। उसके बाद है हमारी सिरोसा, तो ये हमारी ये 4 लेयर हो गई। सिरोसा हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अलावा कुछ और है, अच्छा कुछ और बातों में ज़रूरी बात यह है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई होती है, क्योंकि यहाँ से एब्जॉर्ब फूड ब्लड में शामिल होता है, तो अच्छी खासी मज़ेदार हैवी ब्लड सप्लाई होती है। और लीवर के पार्ट में हम देख चुके हैं कि वो ब्लड सप्लाई डायरेक्ट हार्ट के पास नहीं जाती, बल्कि लीवर का राउंड लगाती है और वहाँ फिर इस पे कुछ प्रोसेसेस होते हैं। तो ये थी लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर इन्हीं बातों का कुछ और जिक्र जब आएगा तो यू मस्ट कीप दैट इन माइंड। अगली जो हम चीज़ देख रहे हैं वो है हमारा इंटेस्टाइनल विलाई एंड ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई की बात करते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कवर्ड बाय माइन्यूट प्रोजेक्शन। पहली जो अंदर की लेयर है वहां पर छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होते हैं, उभार होते हैं। उन उभार को हम कहते हैं विलाई। अब ये विलाई जो है द हाइट ऑफ द विलाई, यानी ये कितने लंबे होते हैं या कितने ऊंचे होते हैं, 1 mm। वैसे आपको अंदाजा देने के लिए कि 1 mm कितना होता है, कभी आपने ज्योमेट्री बॉक्स में पढ़े 6 इंच वाले पैमाने को देखा है? तो उसमें एक साइड पे तो इंचेस के निशान होते हैं, दूसरे साइड पे सेंटीमीटर के निशान होते हैं। सेंटीमीटर के निशान के बीच में छोटी छोटी लाइनें लगी होती हैं, वो mm को जाहिर करते हैं। तो उन दो छोटी लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 mm कहलाता है। तो इतनी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं और ये डायमीटर में तो 1 mm से भी छोटी होती है। Diameter इनका is less than 1 mm. Villi are lined by columnar cells. इसकी जो सरफेस है वहां पर columnar cells होते हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, which are called enterocytes, और इनको enterocytes के नाम से बुलाया जाता है। और ये enterocytes जो है, हर enterocyte पर अपने ज़ाती हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, बाल की तरह इन पर उभार होते हैं। इनको माइक्रोविलाई कहते हैं, यानी विलाई है उसमें जो सेल्स है इंटेरोसाइट्स, तो इंटेरोसाइट्स के बाल है, गंजे नहीं है ये, इनके एक बाल होते हैं जिनको माइक्रोविलाई कहते हैं। और विलाई एंड माइक्रोविलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन बाय मेनी फोल्ड्स। अब आप सोच सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर का एरिया अगर बिल्कुल स्मूथ होता तो क्या होता, कुछ ज़्यादा बिगड़ तो नहीं जाता। बट आपको बताता चलूं, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस पर ये विलाई और माइक्रोविलाई मौजूद है, ये दोनों मिल के ना 2 से 3 गुना सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। मतलब पहले 6 मीटर का जिसकी लेंथ है ना, तो उसको ये 12 या 18 मीटर की लेंथ जितना एडवांटेज इससे रिसीव करते हैं। तो ये इसका फायदा है। Within each villus there is central canal called lacteal। आगे स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि बीच में एक कैनाल है जिसको लेक्टियल कहते हैं, which opens into lymphatic vessel, it contain blood vessels also। तो ये जो हमारी सेंट्रल कैनाल है, ये लेक्टियल जो है ये लिम्फेटिक वेसल्स के साथ मिलती है और साथ में इसके जो है ब्लड वेसल्स भी होते हैं इसमें। तो हमने क्या देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर से देखा जिसमें प्रोजेक्शन है 1 mm की छोटी छोटी, जिनको हम विलाई कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाई है इसकी सरफेस पर सेल्स है जो कॉलमनार सेल्स है और इन सेल्स के नाम है एंटेरोसाइट्स। ये एंटेरोसाइट्स के जो सेल है ये बिल्कुल स्मूथ नहीं, इन पर बाल है।
या बाल नमूना चीजें हैं जिनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। अब ये विलाई और माइक्रोविलाई दोनों मिलके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को 2 से 3 गुना तक बढ़ा देते हैं। अब ये तो हो गया इसका एडवांटेज, सही है। अब इसके बाहर की सरफेस पे तो हमने कॉलमनार सेल्स की बात कर ली। अंदर की सरफेस पर हमने कहा कि एक जिसे कहते हैं केनाल होती है, सेंट्रल चैनल होते हैं, कॉल्ड लेक्टियल, इसको लेक्टियल कहते हैं। और अब ये लेक्टियल जो है ये हमारे स्मूथ, मैं कह रहा हूँ स्मूथ, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के साथ खुलती है और साथ में ये ब्लड वेसल्स भी कंटेन करती है। क्रिप्स ऑफ लिबरकून और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात हो रही है। इससे पहले हमने क्या बात देखी, हमने देखा कि हमारे इंटेस्टाइनल विलाई, अब वो बात हो रही है इंटेस्टाइनल ग्लैंड की। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स ऑफ इंटेस्टाइन, सादा सादा ट्यूब्स है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो पेनिट्रेट नहीं करती मस्कुलेरस म्यूकोसा ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल, जो ज्यादा डीप नहीं गए। डीप जो इंटेस्टाइन में है ना, उसकी सरफेस में, उसकी लेयर्स में ज्यादा डीप नहीं गए। तो हमारी तीसरी लेयर हमारी मसल्स की थी, मस्कुलेरस लेयर तक ये बात नहीं जाती, उससे पहले तक ही ये ट्यूबुलर ग्लैंड खत्म हो जाते हैं। बट ओपन इनटू द ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन बिटवीन द विलाई। अब जब विलाई बहुत सारे हैं ना सरफेस पर, तो उनके बीच में जो ओपनिंग होती है, एरिया होता है, वहां पर ये आके खुलते हैं। यहाँ पर अब ये खुलते हैं और ये ग्लैंड से ऑफ कोर्स ये अपनी प्रोडक्शन यहाँ पे रिलीज करते हैं इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर लाइंड बाय कॉलमनार सेल्स, यहाँ पर भी कॉलमनार सेल्स ही होते हैं। और कहाँ पर होते हैं, विलाई पर, ठीक है। लाइनिंग ऑफ ईच ग्लैंड इज कंटिन्यूअस विद एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ विलाई। अब ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है ये तो विलाई के बीच बीच में ही होते हैं ना, तो ये विलाई की जो लाइनिंग होती है ना उसी के साथ इसके सेल्स कंटिन्यू करते हैं, ऐसा लगता है कि एक ही जगह है, तो ये कंटिन्यूएशन में रहते हैं। एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग द इंटेस्टाइनल ग्लैंड अंडरगो डिवीजन बाय माइटोसिस एट अ फास्टर रेट। तो हमारे जो एपिथेलियल यानी सरफेस के जो सेल्स होते हैं ये बिल्कुल जहाँ से हमारा विलाई स्टार्ट हो रहा होता है, आगे मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ, चलो पहले ही देख लें। ये हमारे कॉलमनार सेल्स है, ये हमारा जिसे कहते हैं ग्लैंड है। ये देखिए कंटिन्यूएशन ऑफ द सेल्स हो रही है और ये सेल्स बहुत तेजी से यहाँ पर माइटोसिस चल रही होती है। जब ये माइटोसिस करते हैं ना तो ये आगे के सेल्स को धक्का दे देते हैं, ठीक है। और ये जब आगे चले जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ के सेल्स यहाँ से शेडिंग करते हैं, यहाँ से गिरते रहते हैं और हमारे जिसे कहते हैं जीटी के यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते रहते हैं और यहाँ से ये और सेल आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये जोन ऑफ माइटोसिस जो है यहाँ पर बहुत तेजी से माइटोसिस चलता रहता है और नए सेल्स यहाँ से रिलीज होते रहते हैं और along with a lot of its juice। ये हमारी सेंट्रल कैनाल है, ये हमारी ब्लू एंड रेड ब्लड वेसल्स है। एंड यू नो ब्लू और रेड का मतलब क्या होता है, आर्ट्रियोल एंड वेनियोल, सही है। वही वाली बात जो अभी मैंने आपको बताई, न्यूली फॉर्म्ड सेल्स जो हैं वो पुश करते हैं ओल्डर सेल को अपवर्ड over the lining of the villi. These cells which move to the villi are called enterocytes। हम तो पढ़ चुके हैं कि इनको enterocytes कहते हैं, ये enterocytes कहलाते हैं। और enterocytes secrete the enzymes। Old enterocytes are continuously shed into the lumen along with enzyme। enzyme के साथ साथ ये जो इंटेस्टाइन का ल्यूमन है या जगह है वहां पर ये रिलीज होते रहते हैं। अब types of cells interposed between columnar cells of intestinal gland, कौन कौन से सेल्स हैं, अर्जेंटफीन या आर्गेंटाफीन सेल्स जिनको हम इंटीरोक्रोमेटाफिन
क्रोमाफिन भी कहते हैं, इंटीरोक्रोमाफिन। इस तरह की छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें, MCQs के लिहाज से ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। Which secrete intrinsic factor of Castle? इंट्रेंसिक फैक्टर ऑफ कासल को ये रिलीज करते हैं। अब ध्यान में रखें कि ये इंट्रेंसिक फैक्टर ऑफ कासल होते क्या हैं, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। गॉबलेट सेल्स है जो कि म्यूकस को रिलीज करते हैं। अब म्यूकस हम देख चुके हैं कि ये स्टिकी फ्लूइड है, गाढ़ा सारा, तो ये यहाँ पर भी रिलीज होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन को भी हम म्यूकस मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो म्यूकस सिक्रीट करता है। पेनेट सेल which secrete the cytokinins called defensin। ये साइटोकिनीन्स जो है ना, इसका ज्यादा रोल हमारे इम्यून सिस्टम के साथ है। यहाँ पर रिलीज होते हैं इम्यून सिस्टम को लेकर, तो इम्यूनिटी के साथ इनका बड़ा रोल होता है। बर्नर ग्लैंड्स भी यहाँ पर मौजूद है। In addition to intestinal gland, the first part of the duodenum contains some mucous gland which are called Berners gland. These gland penetrate muscularis। अब देखो, इससे पहले कि जो मैंने ग्लैंड का बात की थी वो ज्यादा डीप नहीं जा रहे थे, पर ये बर्नर ग्लैंड जो है ना, ये डीप जाते हैं, मस्कुलरस म्यूकोसा तक पहुंचते हैं, मसल की लेयर तक भी पहुंच जाते हैं, और एक्सटेंड अप टू सब म्यूकोसा कोट ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। बहुत डीप गए हुए हैं। बर्नर ग्लैंड्स ओपन इनटू द ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन डायरेक्टली, सीधे सीधे इंटेस्टाइन में खुलते हैं, और ये सिक्रीट करते हैं क्या, म्यूकस एंड ट्रेसेस ऑफ एंजाइम, थोड़े से एंजाइम और बहुत सारा म्यूकस ये रिलीज करते हैं। सही है। ये वो स्ट्रक्चर है जो मैं पहले से बता चुका हूँ। ये हमारा विलाई है, ये हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड की जगह है, पेनेट सेल, अर्जेंटोफिन सेल। सही है। बीच बीच में भी ग्लैंड्स के सेल्स हैं। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज पर नजर डालें तो सीधी बात है, पहले ये रिलीज कितने वॉल्यूम में होता है, 1800 ml तक ये रिलीज होता है, और ये pH इसकी अल्कलाइन है, और साथ में अल्कलाइन की बात कर ली तो ऑफ कोर्स ये 7 से ऊपर है, 8.3 है के सबलिंगम बुक के मुताबिक। सही है। कंपोजिशन ऑफ सक्सेस एंटेरिकस जो है 99.5% वाटर और 0.5% सॉलिड है। अब सॉलिड पार्ट में ऑफ कोर्स इसमें कुछ ऑर्गेनिक कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद है। बाइकार्बोनेट जो है कंसंट्रेशन इज स्लाइटली हाई इन सक्सेस एंटेरिकस। बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा है। सही है। एक बात आप नोट कर लें कि स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रीशन को सक्सेस एंटेरिकस कहते हैं। आई होप कि ये आपको याद रहे। कंपोजिशन पे नजर दौड़ाते हैं। ये हुआ हमारा सक्सेस एंटेरिकस, ये हुआ हमारा वाटर पार्ट। वाटर पार्ट 99.5% है, और सॉलिड पार्ट जो है 0.5%, बहुत ही माइन्यूट है, यानी ये डाइल्यूटेड काइंड ऑफ सॉल्यूशन है। इसमें इनऑर्गेनिक पार्ट है, ऑर्गेनिक पार्ट है। इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट, ये तमाम आयन यहाँ पर मौजूद होते हैं। एक बार फिर, सोडियम और पोटेशियम तो ग्रुप 1 है, कैल्शियम ग्रुप 2 है, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड, हेलोजन, फास्फेट और सल्फेट भी मौजूद है यहाँ पर। तो ये हमारा इनऑर्गेनिक पार्ट हुआ। ऑर्गेनिक पार्ट में फिर अगेन डिवीजन है एंजाइम्स की और अदर ऑर्गेनिक में। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में डिफेंसिन है, जिसका मैंने आपसे कहा कि ये हमारे इम्यून सिस्टम के साथ इनका ताल्लुक है। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल है, ये भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, और म्यूकस है जो कि प्रोटेक्शन के लिए काम करती है।
फिर हम एंजाइम की तरफ आते हैं। प्रोटियोलाइटिक है, इमाइलोलाइटिक है, लिपोलाइटिक है, एंटीरोकाइनेज है। प्रोटियोलाइटिक में अमाइनो पेप्टाइडेज, डाईपेप्टाइडेज, ट्राईपेप्टाइडेज, फजल साहब ने आपको समझाया होगा डाईपेप्टाइड बॉन्ड, ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और अमाइनो पेप्टाइडेज, ये तमाम उनको तोड़ने के काम आते हैं। यहाँ पर एमाइलोलिटिक एंजाइम है, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, डेक्सट्रीनेज, ट्रीहेलेज, जैसे इनके नाम जाहिर कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की तोड़ फोड़ में काम करते हैं। लिपोलिटिक एंजाइम में लाइपेज है और ये लिपिड की वाट लगाने के काम आता है, सही है। और एंटीरोकाइनेज है। आगे देखते हैं ये कर क्या रहे हैं। फंक्शंस ऑफ सक्सेस एंटेरिकस, ये जो जूस अभी हमने देखा जो 99.5% वाटर और ओनली 0.5% सॉलिड का मुश्तमिल था, जिसमें फिर डिवीजन करके अगर हम देखें तो एंजाइम की मिकदार बहुत ही माइन्यूट है, बट दे आर क्वाइट पोटेंट, सो दे डू देयर जॉब हियर वेल। डाइजेस्टिव फंक्शन की बात करते हैं। हमारा जो सक्सेस एंटेरिकस है वो मजेदार डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है। जिस तरह आपने देखा ऑल थ्री काइंड ऑफ फूड जो होते हैं, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, ये तीनों की डाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ रिलीज कर रहा है एंजाइम की शक्ल में। एंजाइम ऑफ सक्सेस एंटेरिकस एक्ट ऑन द partially digested food and convert them into the final digestive products। यहाँ पर सक्सेस एंटेरिकस के जो एंजाइम है स्टमक से आए हुए या फिर ड्यूडेनम से आए हुए जो हमारा पार्शली डाइजेस्टेड, थोड़ा डाइजेस्ट कच्चा पक्का डाइजेस्टेड फूड है, उसको मुकम्मल डाइजेस्ट करते हैं। एंजाइम्स आर प्रोड्यूस एंड रिलीज इनटू सक्सेस एंटेरिकस बाय एंटेरोसाइट्स ऑफ द विलाई, ये हम देख चुके हैं, वहां से रिलीज होता है और अपना काम करता है। प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स जो है प्रेजेंट होते हैं are called peptidase। These peptidase convert peptide into amino acid। हमारे पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़कर ये हर एक अमीनो एसिड को अलग अलग कर देते हैं। Amylolytic enzymes of success entericus are listed in the above figure। जिस तरह मैंने ऊपर की फिगर में आपको शो किया, लेक्टेज, सुक्रेज एंड माल्टेज कन्वर्ट द डाइसेकेराइड यानी लेक्टोज, सुक्रोज एंड माल्टोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड। जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं हमारे शुगर के, उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। डेक्सट्रीनेज कन्वर्ट डेक्सट्रीन यानी मल्टेज माल्ट्रियोज इनटू ग्लूकोज। इन मॉलिक्यूल्स को अगर हमारे फूड में शामिल हो तो ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। ट्रीहिलेज, ग्लूकोडाइहाइड्रेज, हाइड्रोलेज, ये एंजाइम्स है causes hydrolysis of ट्रीहिलेज। तो ये ट्रीहिलेज, अब ये आपको फजल साहब बताएंगे बायोकेमिस्ट्री में कि ये कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं प्रेजेंट इन द मशरूम्स एंड यीस्ट। तो उनके जो कार्बोहाइड्रेट है यानी मशरूम के, उनको भी डाइजेस्ट करता है एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। अब लिपोलाइटिक एंजाइम जो है ऑफ कोर्स लिपिड की डाइजेशन में, यानी लाइपेज एक्ट ऑन द ट्राइग्लिसराइड एंड कन्वर्ट देम इनटू द फैटी एसिड, उसके बिल्डिंग ब्लॉक तक बात ले जाता है। इसके अलावा हमारा ये सिक्रीशंस जो है प्रोटेक्शन का काम करती है। म्यूकस प्रेजेंट इन द सक्सेस एंटेरिकस प्रोटेक्ट्स द स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल फ्रॉम द एसिड काइम व्हिच एंटर्स द intestine from the stomach, thereby it provides the intestinal ulcer। अब अगर आपको तो मैंने बताया था कि स्टमक जो है हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट होती है, तो वहां से जो फूड हमारे ड्यूडेनम में जा रहा होता है तो ऑब्वियसली वो उस एसिड में लथड़ा पतला होता है, उसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स होता है। तो जब ये फूड जाता है तो ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है तो अपने साथ बहुत सारा एसिड भी ले जाता है।
तो यहाँ पर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के डैमेज का चांस होता है। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत सारा म्यूकस यहाँ पे रिलीज करता है, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन एसिड में डूबे हुए फूड को, काइम को सह जाता है और इसकी सरफेस डैमेज नहीं होती। Defensin secreted by the pinnate cells of the intestine glands are the antimicrobial peptides. Defensin जो है ये antimicrobial काम करते हैं। These peptides are called natural peptide antibiotics because of their role in killing the phagocytosed bacteria. जिस तरह मैंने कहा कि ये हमारी डिफेंसिन जो है ये हमारी प्रोटेक्शन में काम करते हैं, इम्यूनिटी में। तो फूड में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया हो या फेगोसाइटोज बैक्टीरिया हो, तमाम को ये खा जाता है, खत्म कर देता है डिफेंसिन हमारा। एक्टिवेटर फंक्शन भी यहाँ पर होते हैं। टीरोकाइनेज जो है प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल जूस एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन इंटू ट्रिप्सिन। यहाँ का एक मशहूर एंजाइम है ट्रिप्सिन, वो ट्रिप्सिनोजन की शक्ल में खारिज होता है। तो इसको भी ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये काम भी यहाँ पर होता है। ट्रिप्सिन इन टर्न एक्टिवेट द अदर एंजाइम, और ट्रिप्सिन जो है फिर और एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। हीमोपोयाटिक फंक्शन। अच्छा, हीमोपोयाटिक फंक्शन की बात करते हैं तो मतलब हीमोपोयाटिक फंक्शन कहते हैं किसे है, ब्लड प्रोडक्शन। तो हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल जो है, जो कि प्रेजेंट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, कैपिटल से हम इसकी बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किधर, एरिथ्रोपोयासिस में, ब्लड प्रोडक्शन में, ठीक है, उसमें भी आरबीसी प्रोडक्शन में। अब ये जरूरी क्यों है, ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। अगर विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता तो हमारा एरिथ्रोपोयासिस नहीं होती, सही है, अच्छे से, और हम यहाँ पर एनीमिया का शिकार हो सकते हैं। हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस, इंट्रिंसिक अच्छा, हाइड्रोलाइटिक intestinal juices help in all the enzymatic reaction of digestion। अब यहाँ पर हमारा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जूसेस है, ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस के जो डाइजेशन के एंजाइम्स हैं उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक परफेक्ट एनवायरनमेंट जहां पर वो एंजाइम अपने काम कर सकते हो। फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी से पहले हमने फंक्शन ऑफ सक्सेस एंटेरिकस देखे थे। तो नियरली ये दोनों फंक्शन सेम है, बट ये दो हेडिंग में आपको इसलिए मैं समझा रहा हूँ ताकि इसके दो अगर क्वेश्चन अलग अलग आपके जहन में बने तो आपके पास आंसर हो। वो तो इसके जूस के सक्सेस एंटेरिकस के फंक्शन थे, पर यहाँ पर हमारा फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यानी कि उन फंक्शन के समेत समेत यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस है, जैसे मैकेनिकल काम होते हैं। मिक्सिंग मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प इन द थ्रू mixing of chyme with digestive juices like success entericus, pancreatic juices and bile। अब हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो स्मूथ मसल्स हैं वो इस फूड की जो मूवमेंट करते हैं, तो इस दौरान ये फूड अच्छी तरह मिक्स होता है हमारे पैंक्रियाटिक जूसेस के साथ और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जूसेस के साथ। तो ये इसका मैकेनिकल फंक्शन है। स्मॉल सेक्रेटरी फंक्शन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट सक्सेस एंटेरिकस, एंटेरोकाइनेज एंड जीआई हार्मोन्स, ये सारी चीजें सिक्रेट हो रही होती हैं। हार्मोनल फंक्शंस, यहाँ पर कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट मेनी जीआई हार्मोन सच एज सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, ये दोनों हो गए। These hormones regulate the movement of GI tract and secretory activity of small intestine and pancreas।
तो अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जितने भी चीज़ें रिलीज कर रहा होता है और जो इसकी मूवमेंट होती है उसको जो कंट्रोल करते हैं हार्मोन या रेगुलेट करते हैं वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन खुद रिलीज कर रहा होता है। तो इससे डबल काम हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो फंक्शन डाइजेस्टिव है, एक्टिवेटर, हीमोबायोटिक और हाइड्रोलाइटिक फंक्शन, ये हमने फंक्शन ऑफ सक्सेस इंटेलिकेंस में ऑलरेडी सब देख लिए हैं। एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, ये भी तो एक फंक्शन है ना। तो प्रेजेंस ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ म्यूकोसा। ये मैंने जिस तरह आपको कहा 2 to 3 फोल्ड्स तक ये बढ़ जाता है सरफेस एरिया, जो कि बहुत अच्छा टाइम देता है या स्पेस देता है फॉर एब्जॉर्प्शन। इन तमाम फूड की एक तो डाइजेशन है जो यहाँ होती है और साथ साथ में हर एक की एब्जॉर्प्शन भी होती है, और ये खुद में एक अच्छा खासा टॉपिक है जो हम बाद में देखेंगे। दिस फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्टिव फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये जो स्पेस बढ़ जाती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ये कौन करता है? ये क्या करता है? ये एब्जॉर्प्टिव फंक्शन को फैसिलिटेट करता है। डाइजेस्टिव products of foodstuff, protein, carbohydrate, fats, and other nutritive substances such as vitamin, minerals, and water are absorbed mostly in small intestine. तो जितने भी हमारे फूड प्रोडक्ट है, चाहे वो प्रोटीन है, कार्ब्स है, लिपिड्स है, वाइटामिन्स है, इवन मेडिसिन है या कुछ आयंस है, वो तमाम के तमाम एब्सॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं ड्यू टू द लार्ज सरफेस एरिया। ये तो यानी कॉमन सेंस की बात हो गई ना। फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन दिस सब्सटेंसेस पास थ्रू द लिक्टियल ऑफ विलाई क्रॉस द म्यूकोसा एंड इंटर द ब्लड डायरेक्टली और थ्रू लिम्फेटिक्स। इतने मुश्किल अल्फाज में लिखे, बात सीधी ये है कि यहाँ से यानी जो हमारे इंटेस्टाइन का जो पेट है, ल्यूमन है, वहां से सब्सटेंसेस सीधे सीधे पास हो जाते हैं विलाई में से। विलाई में बहुत एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई होती है और या तो वहां से सीधे ब्लड में शामिल हो जाते हैं या फिर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में और फिर वहां से ब्लड में शामिल हो जाते हैं। अच्छा, तो अब्जॉर्प्शन जो है या तो वो ब्लड में शामिल हो जाते हैं फूड पार्टिकल्स, या वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में और फिर वहां से अगेन फिर ब्लड में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे तमाम काइंड ऑफ फूड यानी कि फैट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, मिनरल्स, विटामिन्स तमाम हमारे विलाई के ज़रिए एब्जॉर्ब होते हैं। अगर हम अप्लाइड फिजियोलॉजी की बात करें, यानी यहाँ पर मसाइल क्या क्या हो सकते हैं अगर हमारे जीआईटी में प्रॉब्लम हो, तो पहली बात है माल एब्जॉर्प्शन, यानी अच्छे से एब्जॉर्प्शन ना होना। तो माल एब्जॉर्प्शन है, कहते हैं फेल्यूर टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, जो कि ये एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर उन्हें ये स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करती तो हम इसे कहेंगे माल एब्जॉर्प्शन। ऑब्वियसली जब इतने सारे यानी तमाम काइंड ऑफ फूड जब किसी ह्यूमन को नहीं मिलेंगे तो उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट इफेक्ट होगी। इट आल्सो काजेज स्पेसिफिक डिजीजेस। ठीक है, तो इससे कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस भी बन सकते हैं। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। Malabsorption syndrome is the condition characterized by the failure of digestion and absorption। तो एक तो डाइजेशन नहीं होगी जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी। ऑब्वियसली डाइजेस्टेड फूड ही एब्जॉर्ब होता है जो कि अमाइनो एसिड्स या फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो चुका होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक बात पहुंच जाती है तो उसके बाद ही एब्जॉर्ब होता है। लार्ज पार्टिकल जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, तो दोनों मिलकर यानी फेल्योर ऑफ डाइजेशन काज द फेल्योर ऑफ अब्जॉर्प्शन, और इसे हम कहेंगे माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। और ये कैरेक्टराइज क्या है? क्रोहन्स डिजीज, ट्रॉपिकल स्प्रू और
स्टिटोरिया एंड सीलियक डिजीजेस, ये तमाम इसी की वजह से होती है। ठीक है, यानी कि इन डिजीजेस की वजह से हमारी माल एब्जॉर्प्शन होती है। क्रोहन्स डिजीज, ट्रॉपिकल स्प्रू, स्टिटोरिया और सीलियक डिजीज। अब क्रोहन्स डिजीज क्या है? एंटेराइटिस इज एन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। यहाँ पर हमारे ये एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, करेक्टराइज बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो किसकी इन्फ्लेमेशन हुई? स्मॉल इंटेस्टाइन की। यूजुअली इट इफेक्ट द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम वाला पार्ट जो है, यानी फाइनल पार्ट जो है, वो इफेक्ट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और जिसकी वजह से माल एब्जॉर्प्शन होती है और डायरिया होता है। काजेज इसके क्या है? डेवलप बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मेलिटीज ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, दिफाई निज़ाम है, उसमें कुछ मसाइल होते हैं, और the immune system react to a viral or bacterium resulting in inflammation of the intestine। तो यहाँ पर हुआ क्या है, बेसिकली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया या वायरस आ गया है, जिसको हमारे जिस्म ने रिस्पॉन्स किया है। तो रिस्पॉन्स हमारा जिस्म ऐसे ही करता है कि इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो वहाँ पर हमारा क्रोहन्स डिजीज या एंटेराइटिस बन जाता है। सही है, जिसे माल एब्जॉर्प्शन हम कहते हैं। समझ आई? और फिर अगर हमारा इम्यून सिस्टम इसको अच्छे से रिकवर नहीं कर पाता, तो ये इन्फ्लेमेशन इसी डिजीज को लेकर आगे बढ़ती रहती है। अब ऑब्वियसली इसके साथ कुछ फीचर्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो फीचर्स क्या है कि माल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। अब माल एब्जॉर्प्शन होगी तो वेट लॉस भी होगा, एब्डामेन में पेन भी होगा, डायरिया भी होगा, बाज़ औक़ात ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया भी होता है, और इन्फ्लेमेशन का जिक्र है तो शायद साथ में फीवर भी हो जाए। डिले एंड स्टंट ग्रोथ इन चिल्ड्रन, और अगर बच्चों में ये बात चल रही है तो बच्चों की ग्रोथ इफेक्ट होती है और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। ट्रॉपिकल स्प्रू की अगर हम बात करें, ये भी माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, affecting the resident of a visitor to the tropical areas where the disease is epidemic। अगर आप किसी ऐसे ट्रॉपिकल साहली इलाके में जाएं जहां पर ये डिजीज पहले से पाई जाती हो, तो आपको ये हो सकती है। और काजेस क्या है? अभी तक इसकी कोई खास वजह पता नहीं चली। द काज ऑफ दिस डिजीज इज नॉट known and it may be related to infectious organism। कहते हैं शायद किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या दूसरे इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म की वजह से ये हो। तो बात वही है, इनडाइजेशन, डाइजेशन ना होना, डायरिया होना, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल एंड मस्कुलर क्रैम्प्स। तो जब अब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस वगैरह भी नहीं होगी तो मसल क्रैम्प्स भी आएंगे और मसल पेन वगैरह भी होगा, एब्डोमेन में भी बहुत सारा पेन होगा। Steatorrhea is the condition caused by deficiency of pancreatic lipase resulting in malabsorption of fat। तो यहाँ पर तो वजह साफ पता है कि हमारे पेंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो डिफिशिएंट है। जब लाइपेज डिफिशिएंट होता है तो लाइपेज को आप देखें, लाइपेज, तो लाइपेज करता क्या है, किस चीज की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? सही है, ये ध्यान में रखें। तो वो चीज एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो कौन सी चीज एब्जॉर्ब नहीं होगी? हमारा फेट एब्जॉर्ब नहीं होगा। सही है, जब फेट एब्जॉर्ब नहीं होता तो फिर ये मसला हो जाता है। सीलियक डिजीज एंड ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज किसे कहते हैं? जब हमारा अपना इम्यूनिटी हमारे अपने पीछे पड़ जाए और हमारे ही सिस्टम को चैलेंज कर दे, तो इसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। कैरेक्टराइज्ड बाय द डैमेज ऑफ द म्यूकोसा एंड एट्रोफी ऑफ विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन।
तो ये क्या करता है, हमारे अपने ही म्यूकोसा को डिस्टर्ब करता है और एट्राफी काज कर देता है। अब एट्राफी क्या चीज़ है? एट्राफी ये चीज़ है जब हमारे जिस्म के कुछ सेल या कुछ ऑर्गन या कोई ख़ास ऑर्गन या ऑर्गन का कोई हिस्सा, मतलब कुछ सेल की बात कर लेते हैं, वो ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लूइड या लॉस ऑफ फ्लूइड ही सेल से होता है, वो अपना फंक्शंस खो देते हैं। ठीक है, वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाते, तो हम इसे कहते हैं एट्रॉफी। इसमें साइज रिडक्शन हो जाती है। सही है। लेट सपोज अगर हम राइट हैंड से बहुत काम करते हैं और लेफ्ट हैंड से बिल्कुल ना करें, तो हमारा लेफ्ट हैंड छोटा रह जाएगा या उसके मसल्स छोटे रह जाएंगे। जिम हम जाते हैं ना, तो एक हाथ को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, दूसरे को कम, तो वो कम वाले के मसल नहीं बढ़ेंगे और बल्कि छोटे भी हो जाएंगे वक्त के साथ जब हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसे हम कहते हैं एट्रॉफी। अगर कहते हैं एट्रॉफी ऑफ विलाई हो जाए, यानी विलाई जो है अपने फंक्शन खो दे, तो क्या होगा, हमारा सीलिएक डिजीज होगा, रिजल्टिंग इन इम्पेयर डाइजेशन। तो डाइजेशन नहीं होगी और एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, दोनों नहीं होंगे। ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज द ग्लूटीन सेंसिटिव एंटेरोपैथी। इसका ये दूसरा नाम भी है, ग्लूटीन सेंसिटिव सीलिएक स्प्रू एंड नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू भी इसको कहते हैं। काजेस क्या है? सीलिएक डिजीज इज काज्ड बाय ग्लूटीन, ग्लूटीन की वजह से होती है। इट इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन व्हीट, व्हीट में है, ओट में है, रे में है, बार्ले में है। आप इन सब चीज़ों को चेक कर लें, ये नॉर्मल इस्तेमाल की चीज़ें हैं। ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों में ये होता है जिसकी वजह से हमारा ये डिजीज बनती है। ऑफ कोर्स जब माल एब्जॉर्प्शन होगी तो तकरीबन तमाम के सिम्टम्स एक ही जैसे हैं। Gluten is like a poison to individual with celiac disease because it damages the intestine severely. जिन पे ये अच्छे नहीं आता, जो लोग इसको एलर्जिक है या सेंसिटिव हैं, उनको ये पॉइजन की तरह इफेक्ट करती है। और फिर डायरिया, स्ट्रिटोरिया, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, मतलब डायरिया होगा, स्ट्रिटोरिया होगा, पेन होगा, जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वेट लॉस भी होगा, तकलीफ भी होगी, और इन सब की वजह से इंसान फिर धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। सही है। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियोस को कंप्लीट देखा करें, क्योंकि आपको हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम में। खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़े कीजिए।